मैं गरीब हूँ, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, चलो मेरे साथ। चाची क्या हुआ? ये लो, इसको ले जाओ। चाची, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए ऐसा ना करें। तुम फिक्र मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। एक गांव में ज़ैनब नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र 18 साल थी। ज़ैनब एक यतीम लड़की थी। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे थे। उनके जाने के बाद उसके पास रहने के लिए कोई अपना घर नहीं बचा था। मजबूर होकर वह अपने चाचा अकरम के घर आ गई, जहां उसे सिर्फ एक छत तो मिल गई मगर अपनापन नहीं। अकरम की उम्र तकरीबन 40 साल थी और वह गांव के चौक में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। घर में उसकी बीवी शकीला बेगम भी थी और उनकी एक बेटी आयशा, जो उम्र में ज़ैनब जितनी ही घर में रहते हुए भी ज़ैनब की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। आयशा उस घर की बेटी थी और ज़ैनब उसी घर में रहते हुए भी एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। सुबह होती तो शकीला बेगम की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठती। ज़ैनब, अभी तक सो रही हो? नवाबों की तरह पड़ी रहोगी क्या? उठो और काम करो। ज़ैनब घबराकर फौरन उठ जाती। आंखों में नींद और दिल में खौफ लिए वह चुपचाप दुपट्टा संभालती और काम में लग जाती। सहन में झाड़ू देती, बर्तन मांजती, पानी भरती और एक लम्हे के लिए भी उसके हाथ नहीं रुकते। उधर आयशा आराम से चारपाई पर बैठी मोबाइल में मशगूल रहती, कभी हंसती, कभी वीडियो देखती और बीच बीच में हुक्म चलाती। ज़ैनब, पानी ले आओ, मेरे कपड़े इस्त्री करो, जूते भी साफ करना। ज़ैनब हर बार आहिस्ता से जी कहकर सब कुछ करती जाती। न कोई शिकायत, न कोई जवाब। शकीला बेगम दूर से उसे घूरती रहती और सख्त लहजे में कहती, काम ठीक से करना वरना आज खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर ज़ैनब के हाथ और तेज चलने लगते। भूख पहले ही उसे कमजोर कर रही होती और ऊपर से डर उसके दिल को। सारा दिन वह यूं ही काम में लगी रहती। न आराम मिलता, न प्यार, बस हुक्म, डांट और खामोशी उसकी जिंदगी बन चुकी थी। शाम ढल रही थी। ज़ैनब सहन में झुकी हुई काम कर रही थी। हाथ थकान से बोझिल थे मगर वह रुकी नहीं। इतने में दरवाजा खुला। अकरम घर वापस आया। दिन भर की मेहनत उसके चेहरे से जाहिर थी। ज़ैनब ने उसे देखा तो फौरन सर जो एक तरफ हो गई। अकरम की नजर एक लम्हे के लिए ज़ैनब पर ठहरी। उसके दिल में हमदर्दी आई मगर वह कुछ कह न सका, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बीवी शकीला बेगम बहुत तेज और चालाक औरत है। उसके सामने वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाता। उसी लम्हे शकीला बेगम तेज कदमों से सामने आ गई। आ गए आप, अपनी लाडली को भी देख लें, वह गुस्से से बोली। सारा दिन सुस्ती करती है, काम कुछ नहीं होता इससे। ज़ैनब खामोश खड़ी रही, सर झुकाए। अकरम ने हल्की आवाज में कहा, काम तो करती है। मगर शकीला बेगम फौरन भड़क गई। आपको तो बस इसकी तरफदारी करनी है, हम इसे मुफ्त में पाल रहे हैं क्या? अकरम फौरन खामोश हो गया। वह अपनी बीवी के आगे बेबस था। न वह बहस कर सकता था, न आवाज उठा सकता था। उसने एक नजर ज़ैनब पर डाली मगर कुछ न कहा और खामोशी से अंदर चला गया। ज़ैनब वहीं खड़ी रह गई, खामोश, अकेली और बिल्कुल बेसहारा। रात हो चुकी थी। घर में सब अपने कमरों में सो चुके थे। ज़ैनब आहिस्ता से सहन के कोने में पड़ी, अपनी टूटी सी चारपाई पर आकर लेट गई। पेट खाली था और दिल भरा हुआ। उसने आंखें बंद की मगर नींद नहीं आई। खामोशी में उसके आंसू बहते रहे। सुबह हुई तो अकरम काम के लिए निकल गया। ज़ैनब खामोशी। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शकीला बेगम का लहजा बदल गया। अब खड़ी क्या हो, जाओ अपना काम करो। ज़ैनब डर कर फौरन काम में लग गई। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। शकीला बेगम तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुला तो बाहर एक नौजवान फकीर खड़ा था, फटे पुराने कपड़े मगर नजरें सीधी। वह आहिस्ता से बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। शकीला बेगम ने सर्द नजरों से उसे देखा। हमारे पास कुछ नहीं है। वह मुड़ने ही लगी थी कि उसकी नजर ज़ैनब पर पड़ी, जो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। उसी वक्त आयशा भी पास आ गई और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, अम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शकीला बेगम के चेहरे पर सख्ती आ गई। वह फकीर की तरफ मुड़ी और बेरहमी से बोली, अगर लेना ही है तो इसे ले जाओ। ज़ैनब जैसे सुनकर साकित रह गई। चाची, ये आप क्या कह रही हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। वह रोते हुए आगे बढ़ी, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करें। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे मगर शकीला बेगम ने उसकी एक न सुनी। उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे फकीर के हवाले कर दिया। दरवाजा जोर से बंद हो गया और ज़ैनब रोती हुई एक अजनबी के साथ अकेली रह गई। ज़ैनब दरवाजे के बाहर खड़ी रो रही थी। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। फकीर ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और नरम लहजे में बोला, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा मगर कुछ न बोली। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। गांव पीछे रह गया।
रास्ता बदलता गया। कुछ देर बाद वह एक खूबसूरत बड़े से बंगले के सामने रुक गए। जैनब हैरान हो गई। उसने चौंक कर उस लड़के की तरफ देखा, मगर वह खामोशी से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जैनब भी आहिस्ता से उसके पीछे अंदर दाखिल हो गई। अंदर सब कुछ साफ, पुरसुकून और खूबसूरत था। वह अभी हैरानी में ही खड़ी थी कि अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसने पहले जैनब को देखा, फिर अपने बेटे की तरफ। ये कौन है बेटा? जैनब खामोश खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में एक ही सवाल था, ये सब क्या है? एक फकीर और इतना बड़ा घर? वह हैरानियान खड़ी रह गई। बूढ़ी माँ ने हैरानी से पूछा, ये कौन है बेटा? फकीर एक लम्हा खामोश रहा। उसने जैनब की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अम्मी, ये यतीम है, इसका कोई सहारा नहीं, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। इतना कहकर वह खामोशी से मुड़ा और बंगले से बाहर चला गया। सफिया बेगम कुछ लम्हे वहीं खड़ी रहीं, फिर उनके चेहरे पर नरमी आ गई। उन्होंने जैनब की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आओ बेटी, अंदर आ जाओ। जैनब खामोशी से उनके साथ अंदर चली गई। वह उसे एक कमरे में ले गई और थोड़ी देर बाद खाना लाकर उसके सामने रख दिया। पहले खाना खा लो बेटी। जैनब ने आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू किया, जैसे कई दिनों बाद उसे सुकून मिला हो। खाने के बाद सफिया बेगम उसके पास बैठ गई। नरमी से बोली, बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, अब तुम यहीं रहो। जैनब ने हैरानी से इधर उधर देखा। उसके दिल में एक ही सवाल था, एक फकीर और इतना बड़ा घर। वह कुछ समझ न सकी, बस खामोश बैठी रह गई। शाम ढल चुकी थी। अकरम घर में दाखिल हुआ। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर जैनब नजर न आई। वह रुक कर बोला, जैनब कहाँ है? शकीला बेगम ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने उसे भेज दिया है। अकरम चौंक गया, कहाँ भेज दिया? वह सर्द लहजे में बोली, एक फकीर आया था, उसी के साथ। अकरम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने ये क्या कर दिया? वह अकेली लड़की थी। शकीला बेगम ने सख्ती से कहा, मुझे सब मालूम है क्या करना है। फिर आयशा की तरफ देखकर बोली, मेरे लिए मेरी अपनी बेटी काफी है। अकरम कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। वह कुछ कहना चाहता था, मगर कह न सका। उसके चेहरे पर बेबसी और परेशानी साफ नजर आ रही थी। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी। बंगले में खामोशी फैली हुई थी। सफिया बेगम ने नरमी से कहा, बेटा, तुम आराम करो। वह जैनब को साथ लेकर एक कमरे में गई। कमरा साफ सुथरा और पुरसुकून था। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, यहाँ आराम करो। जैनब खामोशी से बिस्तर पर बैठ गई। सफिया बेगम दरवाजा हल्के से बंद करके चली गई। कमरे में खामोशी छा गई। जैनब इधर उधर देखती रही। उसके जहन में एक ही बात घूम रही थी, इतना बड़ा घर और वह फकीर, ये सब क्या है? वह कुछ समझ न सकी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद होने लगीं और वह वहीं सो गई। जब सुबह हुई तो सफिया बेगम कमरे में आई। बेटा उठो, सुबह हो गई है। जैनब उठकर बाहर आई और सहन में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद सफिया बेगम नाश्ता लेकर आई। ये लो बेटा, नाश्ता कर लो। जैनब खामोशी से नाश्ता करने लगी। नाश्ते के बाद जैनब ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो फकीर कौन है और ये बंगला? सफिया बेगम कुछ लम्हे खामोश रहीं, फिर आहिस्ता से बोली, बेटा, मैं भी सब कुछ नहीं जानती। वो एक लम्हा रुकी। वह बस अपना काम करता है, ज्यादा बातें नहीं बताता। उन्होंने नरमी से जैनब की तरफ देखा। तुम फिक्र ना करो, वक्त के साथ सब समझ आ जाएगा। जैनब खामोश हो गई, मगर उसके दिल में सवाल अब भी बाकी थे। जैनब आहिस्ता आहिस्ता उस घर के कामों में लग गई। वह अक्सर सफिया बेगम से कहती, अम्मा, आप आराम करें, मैं कर लेती हूँ, और फिर खामोशी से काम में मशगूल हो जाती। सफिया बेगम उसे देखती रहती। उनके चेहरे पर नरमी आ जाती, मगर जैनब के दिल में सुकून के साथ एक उलझन भी थी। वह जब भी इस बड़े से बंगले को देखती, उसके जहन में वही सवाल उभरता, वह फकीर कौन था और ये सब क्या है? वह कई बार कुछ पूछने का सोचती, मगर फिर खुद ही खामोश हो जाती, और इसी खामोशी के साथ वह आहिस्ता आहिस्ता इस नई जिंदगी का हिस्सा बनती गई। दूसरी तरफ घर में आहिस्ता आहिस्ता बातें शुरू होने लगी। शकीला बेगम ने एक दिन कहा, अब आयशा बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। अकरम खामोशी से सुनता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो ठीक है। आयशा एक तरफ बैठी थी, उसके चेहरे पर हल्की सी खुशी नजर आ रही थी। चंद ही दिनों बाद पड़ोस से एक रिश्ता आ गया। शकीला बेगम ने जल्दी से हाँ कर दी और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। चंद दिन बाद आयशा की शादी हो गई। घर में सादा सी तैयारी हुई, चंद करीबी लोग जमा हुए, खुशी से ये रस्म मुकम्मल हो गई। रुखसती का वक्त आया। आयशा की आंखों में आंसू थे। वह एक लम्हे के लिए रुकी, फिर आहिस्ता से अपने घर को देखा और खामोशी से रुखसत हो गई। वह अपने ससुराल चली गई। जिस लड़के से उसकी शादी हुई, उसका नाम इमरान था। बज़ाहिर वह ठीक लगता था, नरम लहजा, सीधा सा अंदाज, मगर हकीकत में वह एक लापरवाह और आवारा मिजाज लड़का था, और ये बात अभी किसी को मालूम नहीं थी। शादी के कुछ दिन गुजर गए। शुरू में सब आयशा आहिस्ता आहिस्ता अपने नए घर में रहने लगी। घर में इमरान, उसकी माँ रुकैया बेगम और ससुर हाजी सलीम थे, मगर वक्त के साथ रवैये बदलने लगे।
रुकैया बेगम अब आयशा को गौर से देखती, फिर एक ठंडी सांस लेकर कहती, तुम्हें घर का काम भी ठीक से नहीं आता। कभी रोटी देखकर कह देती, ये भी कोई पकाने का तरीका है, और कभी धीरे से ये जुमला कह देती, लगता है तुम्हें किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं। उनके अल्फाज ज्यादा नहीं होते थे, मगर दिल पर असर छोड़ जाते थे। उधर इमरान भी बदलने लगा था। वह अक्सर देर से घर आता और आते ही खामोशी इख्तियार कर लेता। आयशा से बात करना जैसे उसके लिए जरूरी ही न रहा हो। घर में होते हुए भी एक फासले का एहसास रहता। आयशा सब कुछ खामोशी से सहती रही और दिल ही दिल में यही सोचती रही कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाए। दूसरी तरफ कुछ महीने गुजर गए। ज़ैनब अब उस घर के काम संभालने लगी थी और खामोशी से सफिया बेगम का हाथ बटाती रहती, मगर उसके दिल के सवाल अब भी वैसे ही थे। एक रात दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ज़ैनब ने दरवाजा खोला और एक लम्हे के लिए रुक गई। सामने वही फकीर खड़ा था, उसी सादे हाल में। वह कुछ कहे बगैर अंदर आ गया। सफिया बेगम के चेहरे पर सुकून आ गया। आ गए बेटा। रात खामोशी में गुजर गई। न उसने कुछ बताया, न किसी ने कुछ पूछा। ज़ैनब सारी रात उलझन में रही। ये सब क्या है? जब सुबह हुई तो वही फकीर उठा। सफिया बेगम नाश्ता ले आई। वह खामोशी से नाश्ता करने लगा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अच्छा अम्मा, मैं चलता हूँ, और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी उसे जाता देखती रही। उसके दिल के सवाल अब और भी बढ़ गए थे कि आखिरकार ये फकीर कौन है। ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। वह सफिया बेगम के पास आकर रुक गई और हिचकिचाते हुए बोली, अम्मा कौन है? सफिया बेगम ने एक लम्हा उसे देखा, फिर नरमी से बोली, बेटा, हर बात का एक वक्त होता है। वह थोड़ी देर रुकी। जब वक्त आएगा तुम्हें सब खुद समझ आ जाएगा। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब खामोश हो गई, मगर उसके दिल को तसल्ली न मिली। वह कुछ समझ न सकी। ये सब क्या है? वह फकीर कौन है? ये सवाल उसके दिल में वैसे ही रह गए। दूसरी तरफ आयशा के लिए हालात बदलने लगे। रुकैया बेगम का रवैया सख्त हो गया और इमरान भी बात बात पर नाराज रहने लगा। घर का माहौल बोझिल हो गया था। आयशा खामोशी से सब सहती रही। एक दिन खाने में नमक कुछ ज्यादा हो गया। बात छोटी सी थी, मगर वहीं खत्म न हुई। रुकैया बेगम ने सख्त लहजे में आयशा को टोक दिया। आयशा घबरा गई। वह आहिस्ता से कुछ कहने लगी, मगर बात बढ़ती चली गई। उसी दौरान इमरान घर आ गया। उसने आते ही बात सुनी और बिना कुछ समझे आयशा पर गुस्सा हो गया। आयशा अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर उसने एक न सुनी। गुस्सा उसके काबू में न रहा और उसी गुस्से में उसने आयशा को तलाक दे दी। एक लम्हे में सब कुछ खत्म हो गया। आयशा साखित खड़ी रह गई। आंखों में आंसू थे, मगर अब कुछ बाकी नहीं था। इमरान ने धक्का देकर आयशा को घर से बाहर निकाल दिया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। आयशा कुछ लम्हे वहीं खड़ी रह गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अब उसके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद वह अपने घर पहुंच गई। दरवाजा खुला। शकीला बेगम की नजर उस पर पड़ी तो वह घबरा गई। क्या हुआ? आयशा की आवाज भर आई, अम्मी, मुझे तलाक हो गई। ये सुनते ही शकीला बेगम साखित रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। घर में खामोशी छा गई। शाम को जब अकरम घर आया, उसने आयशा को इस हाल में देखा तो परेशान हो गया। बेटी, क्या हुआ? आयशा ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। अकरम खामोश हो गया। उसके चेहरे पर फिक्र और बेबसी साफ नजर आ रही थी। उधर शकीला बेगम एक तरफ बैठी थी। उनके दिल में पहली बार पछतावे की चुभन महसूस होने लगी। जब सुबह हुई तो घर का माहौल बोझिल था। अकरम सबसे ज्यादा परेशान था। वह इस सदमे को बर्दाश्त न कर सका। खामोश बैठा था कि अचानक उसने अपने सीने पर हाथ रखा और दर्द से तड़प उठा। आयशा और शकीला बेगम घबराकर उसकी तरफ भागी, मगर वह कुछ न बोल सका। चंद ही लम्हों में वह इस दुनिया से चला गया। आयशा और शकीला बेगम उसे पकड़कर रोती रह गईं। घर में कोहराम मच गया। शोर सुनते ही गांव वाले अकरम के घर में जमा होने लगे। देखते ही देखते घर लोगों से भर गया। हर तरफ खामोशी और अफसोस की फजा थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आते और दुआओं में लग जाते। कुछ देर बाद अकरम को सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। घर एकदम सुनसान हो गया। चंद दिन गुजर गए। अकरम के जाने के बाद घर में कोई कमाने वाला ना रहा। मजबूरी में दुकान भी बेच दी गई। कुछ दिन उसी से गुजारा चलता रहा, मगर वह रकम भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। अब न कोई सहारा था, न कोई आमदनी। घर के हालात दिन ब दिन खराब होने लगे। शकीला बेगम परेशानी में डूबी रहती। आयशा भी खामोश बैठी रहती। एक दिन शकीला बेगम ने भारी आवाज में कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती, हमने ज़ैनब के साथ अच्छा नहीं किया। आयशा ने सर झुका लिया। दोनों के दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। उधर गांव वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। कोई उनके करीब आने को तैयार न था। सबको मालूम था कि ज़ैनब के साथ क्या हुआ था। शायद यही उनके अपने अमल का नतीजा था। हालात यहाँ तक पहुंच गए कि उन्हें खाने को भी तरसना पड़ा। दूसरी तरफ कुछ अरसा गुजरने के बाद एक दिन दरवाजा खुला और वही नौजवान घर में दाखिल हुआ। इस बार वह पहले जैसा नहीं था।
साफ सुथरे कपड़े और संभला हुआ अंदाज। जैनब उसे देखकर रुक गई, वह पहचान न सकी। इतने में सफिया बेगम आगे बढ़ी। आ गए बेटा? वह हल्के से मुस्कुराया। जी अम्मा, आ गया। जैनब की हैरानी और बढ़ गई। वह आहिस्ता से बोली, आप तो फकीर थे, ये सब क्या है? वह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बैठ गया। आओ बैठो, मैं सब बताता हूँ। जैनब उसके सामने बैठ गई। वह धीरे से बोला, आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन आज तुम्हें बता रहा हूँ, मगर ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी। जैनब ने सर हिला दिया। फिर उसने कहा, मेरा नाम शहजाद है। वह एक लम्हा रुका। और मैं खुफिया इदारे ISI का अफसर हूँ। जैनब हैरानी से उसे देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं एक मिशन पर था, जिसके लिए मुझे फकीर का रूप इख्तियार करना पड़ा। कई महीनों से इसी काम में था और अब मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका है। फिर उसने संजीदगी से कहा, लोगों की नजर में मैं फकीर था, मगर हकीकत कुछ और है। वह चंद लम्हे जैनब को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें यहाँ यूं ही नहीं लाया था। जैनब खामोश रही। मैं चाहता हूँ कि अब हम अपनी नई जिंदगी शुरू करें। फिर उसने नरमी से कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम राजी हो? जैनब ने कुछ न कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई और उसी मुस्कुराहट में उसकी रजा शामिल थी। चंद दिनों बाद उनकी शादी धूमधाम से हुई। घर में रोशनियों की बहार थी, रिश्तेदार और मेहमान खुशी में शरीक थे। जैनब के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ नजर आ रही थी। वह बार बार दिल ही दिल में शुक्र अदा करती। शहजाद भी उसका हर तरह ख्याल रखता। वक्त गुजरता गया और दोनों खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, चलो घूमने चलते हैं। जैनब ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर दी। दोनों गाड़ी में बैठे और शहर की तरफ निकल गए। रास्ते भर जैनब बाहर देखती रही, जैसे नई जिंदगी को महसूस कर रही हो। कुछ देर बाद शहजाद ने गाड़ी एक जगह रोकी। चलो यहाँ कुछ खा लेते हैं। दोनों गाड़ी से उतरे। जैसे ही आगे बढ़े जैनब के कदम अचानक रुक गए। उसकी नजर सामने पड़ी। फुटपाथ के किनारे बैठी थी, पुराने कपड़े और हाथ में कटोरा। वह भीख मांग रही थी। जैनब की सांस रुक सी गई। वह पहचान चुकी थी, वह उसकी चाची और आयशा थी। वह आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ी, आंखों में हैरानी और दिल में बेशुमार सवाल। चाची, आप यहाँ? शकीला बेगम ने सर उठाया। पहले तो वह पहचान न सकी, फिर जैसे ही नजर ठहरी वह चौंक गई। जैनब, तुम? उनकी आवाज कांप गई। तुम जिंदा हो? जैनब ने पुरसुकून लहजे में कहा, जी मैं जैनब ही हूँ। फिर उसने शहजाद की तरफ इशारा किया, और जिसके हवाले आपने मुझे किया था वो यही है। ये सुनते ही शकीला बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयशा भी सर झुकाए बैठी थी। जैनब कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, आप माफी के काबिल तो नहीं थी, मगर अल्लाह की रजा के लिए मैं आपको माफ करती हूँ। उसने चंद नोट निकाले और उनके कटोरे में रख दिए, फिर खामोशी से मुड़ गई। शहजाद उसके साथ था। दोनों आगे बढ़े और एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। टेबल पर बैठकर खाना मंगवाया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर शहजाद ने आहिस्ता से पूछा, ये वही है? जैनब ने सर हिलाया, हाँ वही। शहजाद खामोश हो गया और जैनब ने एक गहरी सांस ली, जैसे माँ जी का बोझ वहीं छोड़ आई हो। और यूं उनकी जिंदगी एक नई रोशनी के साथ आगे बढ़ गई। इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही एक दिन उसके सामने आता है। इसलिए हमेशा रहम और अच्छाई का रास्ता इख्तियार करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।